फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचएन इंग्लिश क्लासेज। आइए हम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पहले की वीडियो में बता चुके हैं। आशा करता हूँ आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल एक क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है और यह एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। इसका यूज किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। ये जिस नाउन की विशेषता बताती है, जिसकी व्याख्या करता है, उसी के लिए इसका यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, लॉस्ट पर्स यानी खोया हुआ पर्स, यहाँ ये थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गई और ये नाउन है। डायड पर्सन, यहाँ डायड पास्ट पार्टिसिपल है, पर्सन नाउन है, मरा हुआ व्यक्ति। यहाँ डैमेज्ड कार यानी कि क्षतिग्रस्त कार, तो कार के लिए यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। तो जब पहले वाक्य में आई वर्ब की थर्ड फॉर्म दूसरे वाक्य में आए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो उस थर्ड फॉर्म को उस नाउन या प्रोनाउन से पहले रखकर सिंपल सेंटेंस बना दिया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए, द पुलिस टुक द कार, पुलिस कार को ले गई। इट वाज डैमेज, यह क्षतिग्रस्त थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस टुक द डैमेज कार, ये बन गया। कैसे बना? देखिए, जो पुलिस टुक द कार, ये पहला वाक्य, इस कार की विशेषता बता रहा है क्या? डैमेज। कैसी कार थी? डैमेज थी। तो इस डैमेज को हमें कार से पहले लगाना है। ये आर्टिकल अगर पहले आया है, आर्टिकल है, डिटरमिनर्स है, कोई और भी कोई पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म है, तो हम उस नाउन से जस्ट पहले लगाएंगे। ये पहले हट जाएगा, इनके बीच में रख देंगे। तो द पुलिस टुक दी डैमेज कार, पुलिस उस क्षतिग्रस्त कार को ले गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दी पेरेंट हैज़ फाउंड देयर सन, पेरेंट को अपना खोया हुआ बेटा मिल गया और ही वाज लॉस्ट, वे खो गया था। यहाँ देखिए, तो सन यहाँ इस बेटे की विशेषता बता रहा है, लॉस्ट खोया हुआ बेटा था। तो द पेरेंट्स हैज़ फाउंड, द पेरेंट्स हैज़ फाउंड देयर, देयर आ गया बीच में, तो देयर के बाद ही लॉस्ट लगाएंगे, फिर सन। दी पेरेंट्स हैज़ फाउंड देयर लॉस्ट सन। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड फॉर्म दूसरे वाक्य में आए या पहले में आए, किसी वाक्य में भी आ सकती है, वो उस किसी नाउन की विशेषता बताती है, तो उस नाउन से जस्ट पहले रखते हैं। जैसे कि दोनों वाक्यों के अंदर डैमेज और लॉस थर्ड फॉर्म आई थी, दूसरे वाक्य में आई है और पहले वाक्य में आई हुई नाउन की विशेषता बता रही है, तो हमने जस्ट नाउन से पहले रख करके सिंपल सेंटेंस बना दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला जो रूल है इसका, इसमें दोस्तों वही बात बताई है जो मैंने अभी आपको बता दी थी कि यदि संबंधित नाउन से पहले कोई आर्टिकल, दी, आदि, ए एन, दी, माई, अवर, हर, हिज, योर, देयर, ये कुछ भी दिया हो, या इनके बाद ही पार्टिसिपल यानी एम बी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो अभी ऊपर बता दिया था। यानी कि डिटर्मिनर, आर्टिकल या कोई प्रोनाउन उनसे पहले नहीं लगाएंगे, उनके बाद ही पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो अगला रूल है, जब किसी नाउन की विशेषता बताने वाली थर्ड फॉर्म के साथ कुछ और शब्द दिए हों, तो उसे हम फ्रेज बोलते हैं। अकेली थर्ड फॉर्म नहीं आई और उसके साथ कुछ और वर्ड दिए हों प्रपोजिशन के साथ, तो उसे हम फ्रेज बोलते हैं। तो आने वाले शब्दों को संबंधित नाउन के बाद में लगाकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह ऊपर वाले रूल में तो हमने उस एडजेक्टिव को, उस थर्ड फॉर्म को और उस नाउन से पहले लगाया था, लेकिन अब हम इस एडजेक्टिव फ्रेज जो है, इसको नाउन से पहले नहीं लगाएंगे, उस नाउन के बाद रख करके ही सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे देखते हैं, दी कारपेंटर सोल्ड दी चेयर, कारपेंटर ने चेयर, कुर्सियाँ बेच दी। द यानी दे वर पेंटेड विद रेड कलर, यहाँ पर देखिए पेंटेड आया है, इसके साथ विद रेड कलर भी आया है, तो ये पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज आ गया। तो इसको हम इसके बाद रख करके सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, कारपेंटर सोल्ड दी चेयर्स, ये चेयर्स आ गया। इसी की विशेषता बता रही है कि ये कुर्सियाँ पेंट की हुई थी रेड कलर से, तो चेयर्स पेंटेड विद रेड कलर्स, ये हमने पूरा पेंटेड विद रेड कलर इसके बाद लिख दिया। यानी कि उस कारपेंटर ने लाल कलर से पुती हुई कुर्सियों को बेच दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नर अपरूटेड द गार्डनर द गार्डनर अपरूटेड सम प्लांट्स, गार्डनर ने कुछ पौधे उखाड़ दिए। दे वर लेडन विथ फ्लावर, वे फूलों से लदे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, द गार्डनर अपरूटेड सम प्लांट्स, अब यहाँ लेडन विद फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए, ये पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो यहाँ हमने इसको पूरे को प्लांट्स के बाद रख दिया, क्योंकि प्लांट्स के लिए ही आया है। द गार्डनर अपरूटेड सम प्लांट्स लेडन विद फ्लावर, माली ने कुछ फूलों से लदे हुए पौधों को उखाड़ दिया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब देखिए, इसी वीडियो के अंदर हम आपको अगला टॉपिक ले लेते हैं। ये हमारा रूल नंबर सेकंड हुआ। हमने पहले इन्फिनेटिव का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया, उसके बाद अब हमने आपको पार्टिसिपल का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना बताया है। अब हम चलते हैं आपको कि किस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके और सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, सबसे पहले दोस्तों नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है? तो देखिए, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता ही होता है, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र यानी बिल्कुल स्वतंत्र। तो जिस
जब हम किसी सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम फ्री कर देते हैं। फ्री का मतलब है उस सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब यानी टेंस की जो बंदिश है उनसे हम उसको बिल्कुल स्वतंत्र कर देते हैं। उस पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही क्रिया पर उसका कोई प्रभाव पड़ता है, केवल सब्जेक्ट को लिख देते हैं। इस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? उस समय बनाया जाता है जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों। तो यहाँ देखिए, अभी हमने पार्टिसिपल में देखा कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हो, सब एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। और दोनों ही सेंटेंस में कार्य कारण संबंध हो, और दोनों जो वाक्य हैं उनके बीच में कार्य कारण का संबंध हो, यानी कि कार्य हुआ है उसका कारण दिया होना चाहिए। तो देखिए कैसे। प्रथम वाक्य के सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में लिख देते हैं, यानी पहला वाक्य जो है उसके सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में लिख देते हैं, केवल सब्जेक्ट लिख देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं। इसी वाक्य की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल कर लिख देते हैं। फिर जिस वाक्य का सब्जेक्ट हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किया है उसी की वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल कर लिख देते हैं और दूसरे वाक्य को कोमा लगाकर जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, दी पुलिस अराइव्ड, दी थीफ रैन अवे। यहाँ देखिए पुलिस आई और चोर भागे। तो पुलिस, चोर क्यों भागे? क्योंकि कारण क्या था कि पुलिस आई इसलिए चोर भागे। तो यहाँ कार्य कारण का संबंध है। तो देखिए दोस्तों, दी पुलिस अराइव्ड, दी थीफ रैन अवे, यहाँ इन दोनों में कार्य कारण संबंध है। दी पुलिस हैविंग अराइव्ड, यहाँ पुलिस को हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर दिया और यहाँ हैविंग लगा करके इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बदल दिया। हैविंग अराइव्ड कोमा लगा करके दूसरा वाक्य जो कहते हैं उतार दिया, यानी पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया। नेक्स्ट एग्जांपल है द सन रोज, द स्टार डिसअपीयर्ड। तो द सन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर दिया, राइज को हमने हैविंग लगा करके रिजन थर्ड फॉर्म राइजन कर दिया। तो द सन हैविंग राइजन कोमा लगा करके दूसरा सेंटेंस द स्टार डिसअपीयर्ड जो कहते हैं लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये तो यहाँ दोस्तों हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके दिखाया। अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कब करते हैं? तो देखिए, किसी वाक्य में एजेमार बाजवर के बाद कोई एडजेक्टिव हो तो बीइंग प्लस एडजेक्टिव लगाकर और कोमा लगाकर दूसरा वाक्य लिखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हमें उस समय करना है जब इज एम आर बाजवर के बाद कोई एडजेक्टिव दिया हो, कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि देखते हैं, और इज एम आर बाजवर के बाद अगर कोई एडजेक्टिव दिया है तो हम बीइंग लगा करके और उस एडजेक्टिव को लगा देते हैं, कोमा लगा करके दूसरा वाक्य बना जोड़ करके और सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। यहाँ देखिए, द बस वाज लेट आई गॉट लेट। तो यहाँ पर द बस वाज लेट, यहाँ बाज आ गया और ये एडजेक्टिव आ गया। तो यहाँ हमने द बस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाया, बाज की जगह बीइंग लगा दिया, लेट का लेट, कोमा दूसरा सेंटेंस आई गॉट लेट। ऐसे अगला सेंटेंस है, मनीषा वाज इंटेलिजेंट, स्टाफ सपोर्टेड हर। तो वाज प्लस एडजेक्टिव आ गया, तो वाज की जगह बीइंग आ गया, मनीषा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया, इंटेलिजेंट कोमा स्टाफ सपोर्टेड हर, ये हो गया। नेक्स्ट देते हैं, यदि पहले सेंटेंस में एज एम आर बाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वहाँ हैविंग बीन प्लस एम बी थर्ड में बदलते हैं। अब यहाँ पर यदि पैसिव वॉइस का वाक्य यानी एज एम आर बाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमें हैविंग के बाद बीन लगा करके थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस वाला रूल हो गया। तो देखिए, जैसे द टी वाज मेड इट वाज सर्व्ड, यहाँ वाज के साथ थर्ड फॉर्म आई है तो द टी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया, हैविंग बीन लगा दिया, मेड थर्ड फॉर्म आ गई, कोमा दूसरा वाक्य इट वाज सर्व्ड। The tea having been made, it was served. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लेसन वाज टॉट, द टीचर आस्क्ड क्वेश्चन। तो द लेसन फिर हैविंग बीन लगा दिया, टॉट कोमा द टीचर आस्क्ड क्वेश्चन। देखिए, इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके। देखिए दोस्तों, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं चौथा रूल है, नाउन और फ्रेज का एपोजिशन में प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ हम देखते हैं नाउन क्या होती है। सबसे पहले नाउन को जानना आवश्यक है। तो नाउन नेमिंग ऑफ वर्ड होती है, यानी नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु आदि का नाम होता है, जैसे कि अमेरिका। और फ्रेज क्या होता है? शब्दों का एक समूह फ्रेज होता है जिसमें वर्ब नहीं होती, जैसे कि लैंड ऑफ पीपल्स यानी सेबों की भूमि। तो यहाँ देखिए, तो देखिए, जब एक वाक्य में कोई नाउन की व्याख्या या विशेषता कोई दूसरी नाउन या फ्रेज बताए तो उसे पहली नाउन के पास कोमा लगाकर रख देते हैं और शेष भाग लिखकर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। तो इस तरह से हम ये बताया गया इसमें कि एक वाक्य के अंदर कोई नाउन आती है, उसकी व्याख्या या विशेषता बताने वाली कोई दूसरी नाउन उसी वाक्य में हो सकती है या किसी दूसरे वाक्य में भी हो सकती है, और उस नाउन को हम पहली वाली नाउन के पास उसके दोनों तरफ कोमा लगाकर रख सकते हैं या रख देते हैं और इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इट इज़ कॉल्ड पिंक सिटी। ये दो सेंटेंस हैं। तो यहाँ पर जयपुर
कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की ये राजधानी है। दूसरे वाक्य में कहा गया है यह राजधानी कही जाती है, तो यहाँ कैपिटल ऑफ राजस्थान, एक ये जयपुर की व्याख्या कर रही है, एक ये भी है पिंक सिटी, तो यहाँ कोई सा भी जयपुर के पास कोमा लाकर रख देंगे, जयपुर कोमा द कैपिटल ऑफ राजस्थान कोमा, शेष भाग को फिर हेल्पिंग वर्ड से लिख देते हैं, इज कॉल्ड पिंक सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विनय इज ए टीचर ही लिव्स इन माई विलेज, तो यहाँ देखिए विनय के लिए कहा गया कि वह टीचर है और दूसरा सेंटेंस उसकी व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ विनय कोमा ए टीचर फिर कोमा लिव्स इन माई विलेज, इस तरह ये सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है राणा प्रताप वाज ए हीरो ऑफ मेवाड़ ही वाज द सन ऑफ उदय सिंह, तो यहाँ राणा प्रताप के लिए हीरो कहा गया है ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का हीरो, दूसरा सन ऑफ उदय सिंह का पुत्र है, तो यहाँ सन ऑफ हीरो इसके पास रख देंगे, राणा प्रताप कोमा द सन ऑफ उदय सिंह वाज द हीरो ऑफ मेवाड़, इस तरह सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है महेश इज माई फ्रेंड ही टीचेज हिंदी, महेश को फ्रेंड कहा गया है और ही टीचेज हिंदी, ये अगला सेंटेंस है, तो यहाँ महेश के साथ रख दिया कोमा लगाकर माई फ्रेंड फिर कोमा फिर टीचेज हिंदी, इस तरह सिंपल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है आई विजिटेड दिल्ली इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ इंडिया है, इसको इसके पास रखकर सिंपल सेंटेंस बना देंगे, आई विजिटेड दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। इस तरह दोस्तों आज ही हमने 4 रूल्स पढ़ लिए हैं फिर सिंपल सेंटेंस बनाने के, और आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और इसके बाद हम अगला रूल लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बाय।